तो ये स्टार्ट किया था हमने, टॉपिक था सिस्टम ऑफ फोर्स। सिस्टम ऑफ फोर्स बेसिकली हम तो ये स्टडी कर कुछ स्टेप्स देख रहे हैं। इन स्टेप्स से आप मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स क्या है अटेम्प्ट कर सकते हो, स्पेशली जो फोर्स वाले प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो पहले तो ये फंडामेंटल्स देखेंगे, आज कंप्लीट कर लेंगे इसको, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा इन्हीं स्टेप से। फिर एनी क्वेश्चंस ऑफ मैकेनिक्स यू कैन अटेम्प्ट, स्पेशली जो फोर्स रिलेटेड क्वेश्चंस है, ठीक है, उनको आप इन स्टेप से क्या कर सकते हो, इजीली अप्रोच करके सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो जैसे सबसे पहले अपन ने सिस्टम ऑफ फोर्स स्टडी किया था। सिस्टम ऑफ फोर्स होता क्या है कि कोई भी बॉडी जो है उसमें मोर देन वन यानी नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ फोर्स। और सिस्टम ऑफ फोर्स के जो टाइप्स, हमने दो टाइप्स देखे थे। एक था कोप्लेनर कॉनकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्स और दूसरा था कोप्लेनर नॉन करंट सिस्टम ऑफ फोर्स। तो कोप्लेनर कॉनकरेंट, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में, कॉनकरेंट मतलब एक ही पॉइंट पे लग रहे हो फोर्स, ऐसा जो सिस्टम ऑफ फोर्स होता है उसको बोलते हैं कोप्लेनर कॉनकरेंट। तो कोप्लेनर कॉनकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्स की बात हुई, उसके बाद क्या था कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्स। तो कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्स में वही, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में है, नॉन कॉनकरेंट मतलब एक ही पॉइंट पर नहीं लग रहे। तो दो आपको स्क्रीन पे डायग्राम्स दिख रहे होंगे, हमने ऊपर वाला जो डायग्राम है उसमें एक ही पॉइंट पे दोनों फोर्स लग रहे हैं, आर और एम जी, ठीक है। और नीचे वाला जो डायग्राम है उसमें आप देखें जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं एक ही प्लेन में बट अलग अलग पॉइंट्स पे लग रहे हैं। तो इसमें केस क्या हो सकता है, केस हो सकता है कि अगर जैसे फर्स्ट केस की मैं बात करूं, उसमें अगर फोर्सेस बैलेंस रहेंगे, अगर फोर्सेस बैलेंस रहेंगे तो बॉडी किस में रहेगी, रेस्ट में। पर मान लो फोर्स बैलेंस नहीं होते, आप नेट फोर्स फाइंड आउट करो, फोर्स उसमें बैलेंस नहीं होते, तो बैलेंस नहीं होते तो बॉडी क्या हो जाएगी, एक्सेलरेट हो जाएगी नेट फोर्स की डायरेक्शन में। ठीक है, तो दो केसेस हो सकते हैं कि बॉडी या तो रेस्ट में रहे या फिर क्या हो, एक्सेलरेट हो जाए। रेस्ट में रहेगी तो उसको स्टैटिक बोलते हैं कि भाई स्टैटिक से उसमें रुका हुआ है बॉडी, और अदरवाइज उसको अपन बोलेंगे डायनेमिक्स, और उसके अकॉर्डिंग फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे। पर जो मोशन होगा उसमें कभी भी जो है मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं होगी, है ना। कोप्लेनर कॉनकरेंट जब फोर्स एक्ट करता है किसी भी बॉडी पर तो उसमें मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं होती, जबकि कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्स अगर एक्ट करता है तो बॉडी में ट्रांसलेटरी मोशन के साथ साथ मूवमेंट भी प्रोड्यूस हो सकता है, मूवमेंट भी प्रोड्यूस होने का चांस है, ठीक है ना। तो ये बात हुई थी जो कि हम आगे देखेंगे ही सही, क्वेश्चंस भी करेंगे। फिर हमने बात करी थी फ्री बॉडी डायग्राम की। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम होता है मतलब कोई भी मैकेनिक्स में आपको प्रॉब्लम दी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फोर्सेस शो कर देते हैं उसमें। तो फोर्सेस आप जब शो करोगे फिर उसका एफबीडी बनाते हैं, एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। तो उसमें अपन एक्सिस बना लेते हैं, उस एक्सिस पर फोर्सेस को शो करते हैं, बॉडी को हटा देते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। अब बेसिक फंडामेंटल फोर्स कौन कौन से आ जाएंगे आपके इसमें मैकेनिक्स में, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा जो कि वेट ऑफ अ बॉडी है, ठीक है, जो ऑलवेज एक्ट करेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ डाउनवर्ड। फिर दूसरा जाता है कांटेक्ट फोर्स या नॉर्मल फोर्स, जिसमें कि बॉडी अगर कांटेक्ट में आती है तो कांटेक्ट फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है, और हमेशा जो कॉन्टेक्टिंग सरफेस है उसके परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। तीसरा आ जाता है टेंशन फोर्स। टेंशन मतलब रोप स्ट्रिंग वायर, इससे अगर कोई वेट आपने लगा रखा है तो जो रोप स्ट्रिंग या वायर होगा उसके अंदर जो प्रोड्यूस होती है फोर्स वो क्या होता है, टेंशन फोर्स होता है। और टेंशन हमेशा हमें कैसा लेना है, बॉडी से दूर की तरफ, जिस बॉडी को आप कंसिडर कर रहे हो, जिस बॉडी का आप एनालिसिस कर रहे हो उस बॉडी, और हमेशा ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम फोर्सेस वही लेते हैं जो कि जिस बॉडी को आप एनालिसिस कर रहे हो उस पे लगने वाले फोर्सेस को लिया जाता है, ना कि वो फोर्स जो लगा रही हो दूसरे पे। हमें क्या लेना, उस बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस को लेते हैं हमेशा, ठीक है। तो ऐसे करके टेंशन हमने स्टडी किया था। टेंशन के बाद ये कुछ हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाए थे, ये फ्री बॉडी डायग्राम से आई थिंक आपको समझ में भी आए होंगे, ठीक है। ये फ्री बॉडी डायग्राम से एक और फ्री बॉडी डायग्राम ले लेते हैं हम, ताकि कंटिन्यूएशन हो जाए, और उसके बाद फिर इसके आगे के स्टेप हम स्टडी करेंगे, ठीक है। एक और देखते हैं अपन फ्री बॉडी डायग्राम। इसमें क्या करते हैं हम कि लेट्स से कि कोई बॉडी है ना, या बॉल के लो, एक बॉल है इस तरह से, है ना। और देखो आप, मैं पहले एक डायग्राम उसका फिजिकल डायग्राम बना दूं, कुछ इस तरीके का डायग्राम है, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या करा, ये बॉल है इस तरह से, ये बॉल है इस तरह से टच हो रही है यहाँ पे, है ना। और इस बॉल को अपन ने टाई किया हुआ है, इस तरह से टाई किया हुआ है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन तो हम जब करेंगे, अभी हमने ओनली इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है कि इसकी फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा। इसमें जो बॉल है इसका मास दे रखा है कि एम मास की बॉल है, क्या है, एम मास की बॉल है। तो जब इस क्वेश्चन को अपन अप्रोच करेंगे तो क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस पे फोर्सेस शो करेंगे। क्या करेंगे, फोर्सेस शो करेंगे। तो सबसे फर्स्ट फोर्स जो आपको लगाना है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगता है, बिल्कुल डाउनवर्ड इस तरह से,
डाउनवर्ड आपको ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही हो गया, जो कि इसका वेट होगा उसको अपन ने डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब इसमें मास ऑफ द बॉल तो हमें दे रखा है, और ये ओ पॉइंट कर दो, ये ओ पॉइंट कर दिया। मास ऑफ द बॉल तो हमें दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछेंगे कि भाई जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन कितनी प्रोड्यूस होगी और नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी। अब आपको वो सब बात की बात है तो क्वेश्चन जब करेंगे तब करेंगे, अभी तो आपको ओनली फ्री बॉडी डायग्राम बना के बताना है इसमें। तो देखो जैसे इसका वेट एक्ट करेगा, डाउनवर्ड वेट एक्ट करने की वजह से जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, टेंशन। तो इस तरह से आप टेंशन को रिप्रेजेंट करोगे, ये टेंशन हो गई। इसके बाद ये बॉडी यहाँ पर टच हो रही है, तो यहाँ पर टच हो रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, आपकी नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी। ठीक है, या कांटेक्ट फोर्स आ जाएगा, तो कांटेक्ट फोर्स इस तरह से एक्ट करेगा, ये कांटेक्ट फोर्स आपने एक्ट कराया, ये एक्ट हो गया, और इसको आर दे दिया हमने। अब ध्यान रखना कि बॉडी ये जैसे ये वॉल है, इस वॉल से बॉडी टच हो रही है, तो ये वॉल जो है, इस बॉल, ध्यान से सुनना, ये वॉल जो है इस बॉल पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी या कांटेक्ट फोर्स लगाएगी। ऐसे ये बॉल जो है ये वो भी वॉल पे लगाएगी फोर्स। पर हमने क्या कहा, हम जब स्टडी करते हैं, हमारा स्टडी ऑफ कंसिडरेशन अभी क्या है, ये बॉल है, तो हमें क्या करना है, वो फोर्सेस लेने जो इस पे एक्ट कर रहे हैं, ना कि ये किसी पे लगा रही है उसको लेने, वो नहीं लेने हमें, वो फोर्सेस लेने जो इस पे एक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से इसके अलावा तो कोई फोर्स और होगा नहीं, और अगर मैं इसकी लाइन ऑफ एक्शन बना दूं तो इस तरह से लाइन ऑफ एक्शन हो गई। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ क्लियरली आपको एक पॉइंट मिल रहा है ओ, मिल रहा है एक पॉइंट ओ, और फोर्सेस कितने एक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, इस बॉडी के ऊपर तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक तो इसका वेट ऑफ अ बॉडी हो गया, एक टेंशन हो गया, कि नॉर्मल रिएक्शन हो गया। तो अभी हम इसका क्या बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम के लिए हमने क्या बताया था आपको, एक्सिस बनानी होगी हमें, हमने ये एक्सिस बना ली। ठीक है, जिस पॉइंट पे सारे फोर्सेस लग रहे हैं उसको ओरिजिन पे रख देना, इसको ओरिजिन पे रख दिया, ये रहा, ये ओ हो गया अपने पास। ठीक है, अब आपको इस पे फोर्सेस शो करने, तो फोर्सेस शो करने तो सबसे इजी, सबसे फर्स्ट फोर्स तो क्या है, डब्ल्यू है। डब्ल्यू कैसे एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इस तरह से डब्ल्यू एक्ट करा दो डाउनवर्ड, ये डब्ल्यू एक्ट हो गया डाउनवर्ड। ठीक है, ये डब्ल्यू हो गया हमारे पास। ठीक है, सारे फोर्सेस आपको कहां से स्टार्ट करने हैं, इस ओ पॉइंट से। अब ये आर कैसा लग रहा है, आर एक्ट कर रहा है आपका राइट साइड में, तो आर अप्लाई कर दो। आर वाला जो फोर्स है, जो रिएक्शन है अपनी, वो उसको एक्ट कर दो, ये बन गया। ठीक है, ये एक्ट कर दिया आपने, ये आर से डिनोट कर दिया। उसके बाद देखो टेंशन एक्ट कर दो, टेंशन को आपने देखो ऐसे एरो से शो किया हुआ है। आपको कौन सा एरो लेना है, जो इस बॉडी से दूर की तरफ जा रहा है। ठीक है, हमने क्या बताया आपको टेंशन के लिए, टेंशन की वो डायरेक्शन ली जाती है जो जो बॉडी आप स्टडी कर रहे हो उससे दूर की तरफ हो। ठीक है, तो एज इट इज आप यहाँ पर बना दो इसको, ये देखो आप, ये इस तरह से ड्रॉ कर दो, ये टेंशन आपने ड्रॉ कर दी, ये टेंशन आ गई, इसको टी से बता दिया। ठीक है, आया समझ में। अब ये कुछ ना कुछ इसमें एंगल होगा, आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। ये डायरेक्शन क्या होती है, प्लस एक्स होती है, ये डायरेक्शन आपकी माइनस एक्स हो जाएगी, ये प्लस वाई हो जाएगा, और ये माइनस वाई हो जाएगा। आया समझ में, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको इसके वो कंपोनेंट्स बना लेंगे, फिर बैलेंस कर लेंगे, वो सब हो जाएगा। तो अभी एक और बार मैं सीक्वेंसिंग आपको दिखा देता हूँ। सिस्टम ऑफ फोर्स की हमने बात करी, सिस्टम ऑफ फोर्स के बाद हमने बात करी फ्री बॉडी डायग्राम की। फ्री बॉडी डायग्राम में फिर मैंने आपको बेसिक फोर्सेस के बारे में बताया, बेसिक फोर्सेस, इसके अलावा फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो भी फिर डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम उसमें कौन कौन से फोर्सेस दे रखे हैं, पर बेसिक फोर्स तो ये आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, कांटेक्ट हो रहा है बॉडीज का आपस में, तो कांटेक्ट फोर्स आ जाएगा। ठीक है, और किसी रोप या स्ट्रिंग है तो टेंशन आ जाएगी, है ना, ग्रेविटेशनल तो है ही सही। इसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम के हमने एग्जांपल्स भी कर दी। तो अभी आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, नया मतलब इसी के सीक्वेंस में चल रहा है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लेते हैं, वो है नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं हम इक्विलिब्रियम। क्या ले रहे हैं, इक्विलिब्रियम। देखो आप, हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की, और इक्विलिब्रियम में भी जो है फर्स्ट हम बात कर रहे हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या आता है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होगा कि व्हेन अ बॉडी व्हेन अ बॉडी रिमेन्स व्हेन अ बॉडी रिमेन्स व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन रेस्ट। ठीक है, व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन रेस्ट अंडर अंडर द एक्शन ऑफ अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस number of forces. ठीक है, so when a body remains in rest under the action of number of forces, then we say that a body is in static equilibrium. समझ में आई बात, when a body remains in rest under the action of
नंबर ऑफ फोर्सेस, देन वी से दैट बॉडी इज इन अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो जैसे आप देखना क्वेश्चन आपको मिलेगा वो रेस्ट में होगी, तो आप समझ जाना कि भाई ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम में तो कुछ कंडीशंस होती हैं, वो हम देखते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कंडीशंस ऑफ स्टैटिक, सर कंडीशंस ऑफ, हाँ सर बोलो। हमने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला टॉपिक नहीं किया है ना? हाँ वो कॉलिजन में आएगा बेटा, कॉलिजन में इसको करके फिर मैंने बताया था ना उस दिन आपको, दो टॉपिक अपन को करने हैं, एक तो कॉलिजन करना और एक रॉकेट प्रोपल्शन, है ना। दो टॉपिक अभी करने हैं हमें, है ना। हाँ सर। ठीक है। तो अब बात करते हैं कंडीशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। तो कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम डिपेंड करेगा कि भाई सिस्टम ऑफ फोर्स क्या है। मान लो सिस्टम ऑफ फोर्स क्या है आपका, कोप्लेनर कॉन करंट है। वो तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे वैसे ही पता लग जाएगा सिस्टम ऑफ फोर्स कैसा है आपके पास। तो मान लो जो सिस्टम ऑफ फोर्स है वो कैसा है आपके पास, कोप्लेनर कॉन करंट है। तो कोप्लेनर कॉन करंट है तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो होती है वो दो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। फर्स्ट है सबमिशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। सबमिशन, ये सम का साइन है, सबमिशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ algebraic sum of all forces all forces in x axis या horizontal कह सकते हो आप, is equal to जीरो। आपको क्या करना है, एल्जेब्रिक सम करना है। एक्स एक्सिस पर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका एल्जेब्रिक सम क्या कर देना, आपको जीरो कर देना। ये पहली कंडीशन आप लगाओगे। सेकंड कंडीशन क्या होगी, सबमिशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। सबमिशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होगा कि algebraic sum of all forces in y axis इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो जैसे आपको क्वेश्चन मिलेगा, आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन में फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हो फोर्सेस शो कर देना। फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना, फ्री बॉडी डायग्राम बना के आप देख लेना भाई, अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो क्या होगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा। और अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा तो आपको फिर वो देखना है कि कौन सा सिस्टम ऑफ फोर्स है, कोप्लेनर। अगर कोप्लेनर कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्स है तो आपको ये दो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है ये आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, सबमिशन ऑफ एफ एक्स इजिकल टू जीरो, सबमिशन ऑफ एफ वाई इजिकल टू जीरो। सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें, सेकेंड पॉइंट हम लेते हैं, अगर मान लो आपने देखा कि जो सिस्टम ऑफ फोर्स है वो क्या है, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट। कैसा सिस्टम ऑफ फोर्स है, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट। तो कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट में क्या होंगी आपकी कंडीशंस, कंडीशंस क्या होंगी इक्विलिब्रियम की, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं हम। तो क्या कर देंगे, फर्स्ट तो आप ये करोगे सबमिशन एफ एक्स जीरो, जो कि आपने अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। सेकेंड आप कर देना सबमिशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो, ये भी आ जाएगा। थर्ड और इंक्लूड हो जाएगी इसमें, और वो होगा सबमिशन ऑफ मूवमेंट इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्स लिख दिया, या इसमें अगर मैं कहूँ एक्स की जगह एक्स आपने ऊपर लिखा हुआ है तो मान लो पी लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स, एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट, लाइक यहां पर मैंने जो पॉइंट लिया है वो क्या लिया है, पी लिया है। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। क्या होना चाहिए, वो इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब ये बात समझ में आई, ये हमने क्या पॉइंट आपको बताया, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बात समझ में आई आपको, पॉइंट समझ में आए सारे, क्लियर है। ठीक है, बोलो, हाँ सर। है ना। फिर अभी मैं एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर दूंगा, सो और क्लियरिटी आ जाएगी। अब इसमें ये बात है कि आप एल्जेब्रिक सम की तो बात कर रहे हो, तो एल्जेब्रिक सम का क्या मतलब है ये भी तो पता होना चाहिए। तो उस एल्जेब्रिक सम का मतलब है आप साइन क्या लोगे, साइन कन्वेंशन क्या है। ठीक है, एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है कि भाई साइन कन्वेंशन क्या है। तो साइन कन्वेंशन आपको दो चीजों की चाहिए, एक तो फोर्स का चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, मूवमेंट का। एक तो फोर्स का चाहिए और दूसरा चाहिए मूवमेंट का। तो देखो फोर्स के लिए बहुत इजी साइन कन्वेंशन मैंने बना रखा है। और मैकेनिक्स में स्पेशली ध्यान रखना कि जो भी आप फॉलो कर रहे हो टीचर को, तो एक ही सिस्टम फॉलो करना है या एक ही टीचर को फॉलो करना है, क्योंकि मैकेनिक्स से इसमें हो सकता है कि जो मेरे साइन कन्वेंशन हो किसी दूसरे टीचर का अलग साइन कन्वेंशन हो। ठीक है, तो मेरा बहुत सिंपल साइन कन्वेंशन है, बहुत ही सिंपल, ये पहले से आपको आता होगा।
प्लस एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है तो उसको प्लस एफ ले लेना, माइनस में लग रहा है अगर तो उसको माइनस एफ ले लेना, ये प्लस वाई में लग रहा है तो प्लस ले लेंगे अपन, और माइनस वाई में लग रहा है तो माइनस वाई। बहुत सिंपल सा साइन कन्वेंशन है। ये साइन कन्वेंशन आपको फॉलो करना है किसके लिए? फोर्स के लिए। दूसरा जो साइन कन्वेंशन आपको लेना है वो लेना है मूवमेंट के लिए। किसके लिए लेना है आपको? मूवमेंट के लिए। ठीक है, मूवमेंट की बात करते हैं यहाँ पर, मूवमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट जानते हो आप क्या होता है? मूवमेंट की नॉलेज है आपको? मूवमेंट क्या चीज होती है? हम्म, नहीं सर। नहीं ना। देखो, मान लो ये आपने एक इस तरह से एक बीम है, ये बीम है और ये यहाँ सपोर्टेड है, ये बीम इस जगह सपोर्टेड है। ठीक है, तो बीम यहाँ पे सपोर्टेड है, अगर मैं फोर्स अप्लाई करूँ इस जगह, ये फोर्स मैंने अप्लाई करा, तो फोर्स अप्लाई करोगे तो इसमें मूवमेंट जो प्रोड्यूस होगी कुछ इस तरह से, ये बैंड होगा नहीं होगा? बोलो। मान लो एक स्केल है, उसको एक स्केल को एक जगह आप ऐसे फिक्स कर देना और आप फिर फोर्स लगाना ऊपर, तो थोड़ा बैंड होगा नहीं होगा? वो बैंड होगा ना, हाँ। होगा नहीं होगा? तो मान लो ये जहां पर सपोर्टेड है, उस सपोर्टेड से इसकी डिस्टेंस क्या है? एक्स है। ये जिस जगह पर ये आपका जो ये स्केल है कहाँ पर सपोर्टेड है, क्योंकि जहां भी जिस भी पॉइंट पे सपोर्टेड है, और मान लो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं कर देता हूँ ए पॉइंट कर देता हूँ, क्या करते हैं? इस पॉइंट को ए कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि मूवमेंट, मूवमेंट अबाउट, मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए, मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए ऑफ फोर्स एफ। मैं ये एक ही बार लिख रहा हूँ पूरे सेंटेंस, ठीक है, फिर डायरेक्ट लिखूंगा। सो मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए ऑफ फोर्स एफ। तो मूवमेंट क्या आपको ऐसे लिखोगे? ये मूवमेंट किस पॉइंट के अबाउट ले रहे हो? ए पॉइंट के अबाउट ले रहे हो। ठीक है, मूवमेंट ले है एम, किस पॉइंट के अबाउट ले रहे हो? ए के अबाउट ले रहे हो। किस फोर्स के लिए ले रहे हो? एफ फोर्स के लिए। तो ये क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स क्या है? एफ है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? एक्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से लेते हैं? जिस पॉइंट के अबाउट आप मूवमेंट ले रहे हो। तो अभी हम किस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं? ए के पॉइंट, ए पॉइंट के अबाउट। तो हम लेते हैं उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे पता करोगे? ये लाइन ऑफ एक्शन है इस फोर्स की, तो लाइन ऑफ एक्शन ये है, लाइन ऑफ एक्शन से जो परपेंड इससे 90 डिग्री एंगल बना रही है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। तो मूवमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू क्या हो गया? एफ इंटू एक्स हो गया। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, हाँ। बोलो। हाँ। अच्छा, मूवमेंट को अगर आपको वन वर्ड में बताना हो कि मूवमेंट होता क्या है, तो मूवमेंट को अगर आपको वन वर्ड में बताना है तो मूवमेंट जो होता है वो होता है बेंडिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या होता है? बेंडिंग इफेक्ट ऑफ, बेंडिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। समझ में आया? एक बार में अगर आपको एक सेंटेंस है। बाकी देखो, अगर अगर कोप्लेनर और कॉनकरेंट है, तो जो प्रोबेबल, अगर मान लो बैलेंस रेस्ट में नहीं होता, नेट फोर्स आपका किसी डायरेक्शन में आता है, तो जो मोशन होगा वो लीनियर मोशन होगा, बैंड तो नहीं होगी ना, वो लीनियर मोशन ही पॉसिबल है फिर तो, अगर कोई फोर्स ज्यादा हो जाए तो, है ना। बट इस केस में क्या होगा? कोप्लेनर नॉन करंट में बॉडी बैंड भी हो सकती है, तो बेंडिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या कहलाता है? मूवमेंट कहलाता है। तो ये बात समझ में आई नहीं है आपको? ये वाला पॉइंट समझ में आया? क्लियर है ना? अब मैं आपसे एक पॉइंट और डिस्कस कर रहा हूँ। ये देखो, सेम सेम एग्जांपल बना रहा हूँ मैं, और सेम एग्जांपल है, बट अब ये फोर्स जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। कैसे एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। और वापस से जो मेरा पॉइंट है वो ए पॉइंट ही है। यहाँ पर जो पॉइंट है क्या? ए पॉइंट ही है। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम एक्स ले रहे हैं। तो अभी अब मैं इस केस में आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि भाई मूवमेंट अबाउट ए कितना होगा, तो बोलो बेटा क्या होगा मूवमेंट अबाउट ए? पूरा सेंटेंस है ये रहा, मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए ऑफ फोर्स एफ। तो कितना मूवमेंट आ जाएगा? बोलो क्या आएगा फॉर्मूला? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, तो बोलो फटाफट बता दो क्या लिख दें? एफ इंटू एक्स लिख दूं, हाँ। है ना? पर क्या आप क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है? कोई डिफरेंस है या नहीं है दोनों डायग्राम में? इस केस में मूवमेंट कैसा प्रोड्यूस होगा? ये मूवमेंट प्रोड्यूस होगा, बेंडिंग जो होगी डाउनवर्ड्स बेंडिंग होगी, उसमें अपवर्ड। तो देखो बेंडिंग जो हो रही है, आप अगर मैं ऊपर वाली बेंडिंग की बात करूं तो वो कैसी हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज हो रही है कि नहीं हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज। और नीचे वाले डायग्राम की बात करूं तो बेंडिंग कैसी हो रही है? क्लॉकवाइज हो रही है। सही है बात? यानी कि जो मूवमेंट है, मूवमेंट हाँ। क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। मूवमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन है। फर्स्ट वाले एग्जांपल में मूवमेंट कैसा प्रोड्यूस हो रहा था? एंटी क्लॉकवाइज। दूसरे वाले में कैसा प्रोड्यूस हो रहा है? क्लॉकवाइज हो रहा है। तो हमको कुछ ना कुछ साइन कन्वेंशन उसको देना पड़ेगा, नहीं तो कैसे पता लगेगा? अभी तो मैंने डायग्राम बना दिया, डायग्राम नहीं बनाता सीधे फॉर्मुला लिख देता, फिर कैसे पता लगता कि भाई अपवर्ड जो मूवमेंट प्रोड्यूस हो रही है वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक साइन कन्वेंशन देते हैं, और साइन कन्वेंशन ये होता है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो प्लस लेते हैं। ठीक है, समझ जाना, इससे ए सी डब्ल्यू लिख रहा हूं। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर प्रोड्यूस होती है तो प्लस लेंगे, और क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर प्रोड्यूस होती है तो उसको आप माइनस लेंगे। समझ में आया?
तो साइन कन्वेंशन समझ में आए क्या साइन कन्वेंशन है? फोर्स के केस में तो बहुत इजी है, दिख ही रहा होगा आपको। मूवमेंट के केस में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हम लेंगे पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज मूवमेंट हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। आया? ये स्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके जो पेज अभी शो हो रहा है बोर्ड इस पे स्क्रीन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आया समझ में? सर क्लियर है? तो ठीक है। क्लॉकवाइज नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ये मेरा साइन कन्वेंशन है, मतलब मैं इसी से सॉल्व करूंगा। इट कुड बी पॉसिबल इन एनी बुक यू कैन फाइंड दैट ही कुड टेक द एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव और क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ठीक है, हो सकता है ना, बट ये मेरा साइन कन्वेंशन है, ये मैं इसको फॉलो करूंगा। आया समझ में आपको? ठीक है, क्लियर है? हाँ सर अब हाँ। आपको एक एक एग्जांपल में एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ इससे, है ना। अभी तो एक एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, फिर मैं बुक से क्वेश्चंस लूंगा, और वो मिक्स क्वेश्चंस होंगे, उसमें मोशन वाला भी आ जाएगा आपके। ठीक है, अभी तो स्टैटिक का ही बात करते हैं, स्टैटिक की बात करते हैं। आपने एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पर आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाए थे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाए थे ना, पीछे देखते हैं अपन, या आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाए थे यहाँ पर। ऐसा करते हैं, यहीं से ले लेते हैं, यहाँ काफी स्पेस भी है अपने पास, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना, उधर ही ले लेते हैं, उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, ये क्वेश्चन दे दिया गया, ये क्वेश्चन दे दिया कि भाई एक जो है, एक एम मास की बॉडी जो है, एम मास की बॉडी एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखी हुई है, एक एम मास की बॉडी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखी हुई है। आपसे कहा कि बताओ नॉर्मल रिएक्शन जो होगी वो उसकी वैल्यू निकालो, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालो, ये आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कैसे अप्रोच करोगे क्वेश्चन को? कैसे अप्रोच करोगे कि जो वो क्वेश्चन है, सबसे पहले उसमें फोर्सेस शो कर देना। तो आपको पता है भाई, सबसे पहले जो है ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, जो कि उसका वेट है, वो आप डाउनवर्ड लगा देना, उसको W इक्वल टू mg कर देना। आया समझ में? और फिर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगी, फिर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद आप क्या देखोगे? फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद देखना, क्या इन फोर्सेस की वजह से बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में? तो आपकी बॉडी किस में, रेस्ट में है कि मोशन में? बताओ। टेस्ट। रेस्ट में है, तो कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ? स्टैटिक, स्टैटिक इक्विलिब्रियम हुआ ये, समझ में हाँ आया? सर स्टैटिक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम हुआ। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो गया, तो उसके बाद आप देख लो कि कोप्लेनर कौन करंट है या कोप्लेनर नॉन कौन करंट है? बोलो, कोप्लेनर कौन करंट है या कोप्लेनर फ्लैग नॉन हो रहा कौन? है। कोप्लेनर कौन करंट है। तो कितनी इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है? दो होती है। पहली इक्विलिब्रियम सर आपने कंडीशन क्या? स्टैटिक के बाद में क्या बोला? हाँ, मैं कह रहा हूँ, आपको बस जो मैं स्टेप्स बोल रहा हूँ वो फॉलो करनी है। आप देखो, कोप्लेनर कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्स है, इतना पता लग गया, और बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। तो कितनी कंडीशन लगेगी हाँ बोलो? दो कंडीशन लगेगी। पहली कंडीशन क्या है? समझ रहे हो ना बात को? पहली कंडीशन क्या है? सबमिशन एफ एक्स इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स लग रहा है क्या इसमें? एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स लग रहा है क्या? बोलो, दिख रहा है आपको? नहीं कोई नहीं नहीं। लग रहा, तो एक्स को तो छोड़ दो। वाई वाला देखो, वाई पे सबमिशन एफ वाई इक्वल टू 0 करना है। वाई एक्सिस पे फोर्स लग रहे हैं क्या? लग रहे हैं। हाँ तो जो प्लस में जा रहा है प्लस का, जो माइनस में जा रहा है माइनस का, ये साइन कन्वेंशन मैंने बताया ना आपको। जो प्लस में जा रहा है प्लस का, जो माइनस में जा रहा है माइनस का। देखो, प्लस में कौन जा रहा है, जल्दी से बता दो। आर जा रहा है प्लस में, ठीक है, और माइनस में कौन जा रहा है? डब्ल्यू। और इजिकल टू क्या कर दोगे? 0। आर इजिकल टू कितना आ जाएगा? डब्ल्यू आ जाएगा। मास आपको दे ही रखा है, तो आर इजिकल टू कितना आ जाएगा? mg आ गया आपका आंसर। आए समझ में? ठीक है, आपको मैंने एक स्टेप्स दे दिए, आप स्टेप्स फॉलो करो, सॉल्यूशन आपके आ जाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको अल्फा दे दिया जाएगा, अल्फा एंगल आपको दे देंगे कि भाई कितना स्लोप है, अल्फा दे देंगे, और मास ऑफ अ बॉडी दे देंगे। आपसे कहेंगे कि भाई नॉर्मल रिएक्शन बताओ कितना होगा, या फ्रिक्शन बता दो कितना हो गया। तो कैसे करोगे आप? सबसे पहले ये स्लोप वाले जो भी प्रॉब्लम हो, उसमें सबसे पहले एक्सिस बना लेना इस तरह से। एक्सिस बना के सारे फोर्सेस शो कर देना, फोर्सेस शो करके उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना, जो आपने बना ही लिया था। फिर आप देखना कि भाई जब भी फोर्सेस जब भी बैलेंस हो सकते हैं, जब सारे के सारे किस में हो? एक्सिस में हो। तो आपने देखा कि डब्ल्यू, ये जो डब्ल्यू है, ये तो एक्सिस में है ही नहीं, तो आपने इसको रिजोल्व कर लिया, तो इसके दो कंपोनेंट बना लिए। अब कंपोनेंट बनाने के बाद ये देखो, आप कंपोनेंट बनाने के बाद ये देखो कि कौन सा बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में? बॉडी रेस्ट में। बॉडी रेस्ट में कि मोशन में? बॉडी रेस्ट में। रेस्ट में तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। तो आप देखो कि सिस्टम ऑफ फोर्स कौन सा है? सिस्टम ऑफ फोर्स कौन सा है? कोप्लेनर कौन करंट है या कोप्लेनर नॉन कौन करंट है? बोलो। प्लेनर कौन करंट। कौन करंट है, तो कितनी कंडीशन लगेगी बोलो? दो कंडीशन, सही है। एक क्या हो जाएगी? सबमिशन एफ एक्स इजिकल टू 0, ठीक है वाई इक्वल टू 0। है ना। तो मुझे इक्वेशन बता सकते हो आप? एक्स एक्सिस के लिए क्या इक्वेशन बनाओगे आप?
एक्स एक्स देखो ये फिजिकल एक्शन है, और इस फिजिकल एक्शन से मैं आपको मैथमेटिकल इक्वेशन निकाल के देना हूँ, फिर ज्यादा कुछ भी नहीं करना, आपको मैथ्स लगा के इक्वेशन है सॉल्व करनी है। हो गया ना आसान काम, कितना इजी हो गया। चलो एक्स एक्सिस के लिए बता दो तो क्या लगाएंगे। एफ, ये फ्रिक्शन किधर जा रहा है, प्लस में जा रहा है कि माइनस में जा रहा है, बोलो। फ्रिक्शन किधर प्लस जा में रहा जा है, रहा प्लस प्लस में जा रहा है ना, तो फिर इसको प्लस का कर देंगे। ठीक है, अच्छा माइनस में कौन जा रहा है, बोलो है। बोलो, माइनस में कौन जा रहा है, एक्स एक्सिस के लिए लगा रहे हैं। हाँ माइनस डब्ल्यू साइन अल्फा आ जाएगा, और तो कोई फोर्स नहीं है, इसको जीरो कर देंगे। फिर समीशन ऑफ एफ वाई इजिकल टू जीरो करोगे, समीशन ऑफ एफ वाई जीरो करोगे तो वाई में देखो प्लस में कौन जा रहा है, आर जा रहा है, माइनस में कौन जा रहा है, कॉस डब्ल्यू केस अल्फा, और ये इसको कर देंगे जीरो। आपके पास दो इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन को और सॉल्व एक कर मिनट, लेंगे। आर कैसे आया? आर ऊपर जा रहा है ना, ये रहा ना प्लस का, वाई हाँ हाँ एक्सिस के हाँ। लिए लगा रहे हो ना, ठीक है, वाई एक्सिस के लिए लगा रहे हो बस। अब इसमें आपको वैल्यू दे रखेंगे, इसको आप सॉल्व कर लेना, इक्वेशन आ गई, इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखो ओके। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, मान लो आपको यहाँ पर एंगल दिया हुआ है थीटा, ये एंगल दिया हुआ है थीटा, और बॉडी जो है वो रेस्ट में अंडर द एक्शन ऑफ दीज फोर्सेस। तो कैन यू टेल मी द इक्वेशन विच यू विल गेट, जो इक्वेशंस आपको मिलेंगी वो इक्वेशन बता सकते हो क्या मुझे। एक्स एक्सिस पे क्या इक्वेशन मिलेगी एक्स एक्सिस के लिए, और वाई एक्सिस के लिए क्या इक्वेशन मिलेगी, बोलो। एक्स एक्सिस के लिए क्या इक्वेशन निकालोगे और वाई के लिए क्या निकालोगे, कर सकते हो आप, एक ही आला आप करके बताओ। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपके पास है कि शो ऑल द फोर्सेस इन गिवन, शो ऑल द फोर्सेस इन गिवन प्रॉब्लम। जो भी आपको प्रॉब्लम दी है उसमें सारे के सारे फोर्सेस को आप शो कर दो। तो देखो आप, ये प्रॉब्लम है हमारे पास, तो इस प्रॉब्लम में हमने सारे फोर्सेस शो कर दिए, थर्ड वाला प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। सारे फोर्सेस आपने शो कर दिए, रिएक्शन आ गया आपके पास, ये वेट आ गया, टेंशन आ गया, ठीक है। शो ऑल द फोर्सेस इन गिवन प्रॉब्लम, ये तो पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट आपका इसमें रहेगा, सेकंड पॉइंट ये रहेगा कि ड्रॉ ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम। जो गिवन प्रॉब्लम है उसका आप क्या कर लो, फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। ठीक है, तो आप देख लो, आपने पहले सारे फोर्सेस शो कर दिए, फिर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया आपका। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। थर्ड पॉइंट क्या कहेगा आपको, थर्ड पॉइंट ये है कि रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस दोज, ठीक है, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस दोज आर नॉट इन, those are not in principal प्रिंसिपल एक्सिस। आपको देखना है कि भाई कौन से ऐसे फोर्सेस है जो प्रिंसिपल एक्सिस में नहीं है। मुझे बताओ कौन सा ऐसा फोर्स है जो प्रिंसिपल एक्सिस में नहीं है इसमें, बोलो। और इसमें टेंशन। टेंशन नहीं है, तो टेंशन को रिजॉल्व कर लो आप। यही तो क्या करना है अपन को, टेंशन को क्या कर लो, रिजॉल्व कर लो। बताओ वाई एक्सिस का कंपोनेंट क्या आएगा, कॉस थीटा में आ कॉस जाएगा, थीटा। और एक्स एक्सिस का कंपोनेंट साइन थीटा में आ जाएगा। आता है ये आपको, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस दोज आर नॉट इन प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो भी आपके फोर्सेस प्रिंसिपल एक्सिस में नहीं है उनको आप क्या करोगे, रिजॉल्व कर लोगे। तो आपने रिजॉल्व कर लिया, ठीक है। नाउ फिर क्या करना है आपको, डिपेंडिंग डिपेंडिंग ऑन सिस्टम ऑफ फोर्स, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन सिस्टम ऑफ फोर्स एक्टिंग, अप्लाई अप्लाई कंडीशंस ऑफ अप्लाई कंडीशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिर आपको चेक करना है कि आप देखो भाई इसमें, आप देख लो कैसा सिस्टम ऑफ फोर्स है, कैसा सिस्टम ऑफ फोर्स है, कोप्लेनर कॉनकरेंट है कि नॉन कॉनकरेंट है, बोलो, बताओ। कॉन्क्रीट। कॉनकरेंट है, तो कॉनकरेंट है तो कितनी कंडीशंस लगेगी, कॉनकरेंट के लिए दो है। ठीक है, तो दोनों लगा दो, आप दोनों लगाओ, सबमिशन ऑफ एफ एक्स लगाओ, बोलो। जो प्लस में जा रहा है प्लस का, जो माइनस में जा रहा है माइनस का, प्लस में एक्स एक्सिस पे प्लस में कौन जा रहा है, आर जा रहा है। ठीक है, आर माइनस टी साइन थीटा। हाँ, आर माइनस टी साइन थीटा इजिकल टू क्या कर दोगे, जीरो। और जीरो। यहाँ क्या करोगे, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा माइनस डब्ल्यू इजिकल टू जीरो। आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगे, दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लेना,
और सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। आई नहीं आई बात अच्छा। समझ में? हाँ हाँ समझ आया? गई। ठीक है, एक हाँ क्वेश्चन दे दूं, क्वेश्चन कर ले किस हाँ पे डिपेंड। ठीक है, ये हाँ। स्टेप्स आ गए आपके पास, मैंने स्टेप्स भी बना दिए। ठीक है, ये स्टेप्स है ना, सिंपली आप ये स्टेप्स फॉलो करना और आपके आंसर बन जाएंगे। और ये मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी आप देखना बड़े एलिमेंट्री क्वेश्चंस बात कर रहा हूं मैं, पर डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आपके पास एक एल्गोरिथम है, ये एक तरीके का एल्गोरिथम है, स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को आप फॉलो करो और क्वेश्चन को अप्रोच करो एज इट इज स्टेप्स। तो अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हो, पहली बार कर रहे हो, तो एक स्टेप बाय स्टेप करना, जब प्रैक्टिस हो जाएगी देन यू कैन जस्ट सॉल्व डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन की बात करते हैं, हम क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे हमारे पास। तो क्वेश्चन इस तरह से है कि डिटरमाइन द टेंशंस T1 एंड T2 इन द स्ट्रिंग शोन इन फिगर। तो ये एक फिगर बनाया हुआ है, इस तरह का एक फिगर है। ठीक है, इसमें ये स्ट्रिंग है दो, अगर नेम करना चाहे हम इसका, इसको हम A पॉइंट कर देते हैं, इसको B कर देते हैं और ये C कर देते हैं। तो कुछ ये स्ट्रिंग है इस तरह से ABC आपको दिख रहा होगा। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस हो रही है T1 T2 और ये 4 किलोग्राम वेट लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना T1 T2 कितना होगा। कर सकते हो सॉल्व इसको? चलो ट्राई। हमारा फर्स्ट स्टेप ये था कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया उसमें सारे फोर्सेस को शो करो, है ना, तो वो तो इन्होंने क्वेश्चन में ही करके दे दिया, हमारा काम आसान हो गया। दूसरी बात ये थी कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो फ्री बॉडी डायग्राम उस पॉइंट के लिए बनाना है बेटा जिस पॉइंट पे सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो आप देखो फोर्सेस कहाँ एक्ट कर रहे हैं, ए पॉइंट पे। तो इस ए पॉइंट को उठा के आप ओरिजिन पे ले आओ, सबसे पहला काम तो ये करो, ये ए पॉइंट जो है इसको उठा के कहाँ लिया, ओरिजिन पे ले आओ, ओरिजिन पे ले आए। अब यहाँ पर देखो ए पॉइंट पर देखो, ए वाला पॉइंट है, तो ये कोई बॉडी रखी हुई है यहाँ पर, ये बॉडी का वेट कितना, 4 किलोग्राम वेट, 4 किलोग्राम वेट है ना। तो देखो ये यहाँ पर भी स्ट्रिंग लगी हुई है, तो इस स्ट्रिंग में भी टेंशन प्रोड्यूस होगी कि नहीं होगी, ये बताओ मुझे तो। हाँ हाँ। होगी ना। और इस टेंशन को मैं अगर T3 कर दूं, क्या कर दूं, इस टेंशन को T3 कर दूं, क्या कर दिया मैंने, T3 कर दिया। आ रही है बात समझ में? ठीक है, T3 कर लिख दिया उसको, T3। अगर मैं यहाँ पर ये कहूं कि भाई फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 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 अ बॉडी, ये जो बॉडी है इसके लिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहता हूं। तो देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। ये इस पे लग रहा है फोर्स, ये बॉडी है, इस पे फोर्स लग रहा है यहाँ पर, इसका कुछ नाम देते हैं, इसको ओ कर देता हूं मैं, है ना, समझना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा, है ना। ये जो बॉडी है इस पे फोर्सेस लग रहे हैं, इसको मैं ओ कर देता हूँ, इसको ओ कर दिया, ओ कर दिया। ओ को मैं यहाँ पर प्लेस कर लूंगा, ओ को मैं यहाँ प्लेस कर लूंगा, ये ओ को प्लेस कर लिया। अब मुझे बताओ फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है मुझे इस बॉडी के इस ओ पॉइंट के लिए, तो इस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो 4 किलोग्राम, इसको बदलना आता है आपको, 4 किलोग्राम वेट मतलब कितना हो जाएगा, मतलब अभी 14। दो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। दो बनाने पड़ेंगे, बिल्कुल बनाने पड़ेंगे, दो बनाने पड़ेंगे। वैसे तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, पर आप पहली बार फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हो इसलिए मैं दो सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो 40 न्यूटन हो गया है। ठीक है, 4 किलोग्राम 4 kgf को बदलोगे 40 न्यूटन आ जाएगा आपके पास। तो देखो फोर्सेस इस पे डाउनवर्ड लग रहा है, एक तो 40 न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा है, नहीं लग रहा है, बताओ। ठीक है, और दूसरा टेंशन मैंने क्या ली, दूर टेंशन कैसे लेते हैं अपन, जिस बॉडी की आप स्टडी कर रहे हो उससे दूर की तरफ। तो T3 की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? बोलो, यहां तक आया समझ में कि नहीं आया? आया समझ में? हाँ अब अपना स्टेप क्या है, आपको ये देखना है कि इन फोर्सेस की वजह से बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में। तो ये बॉडी किस में है, रेस्ट में। रेस्ट में तो कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया, स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो गया। स्टैटिक इक्विलिब्रियम है तो फिर आप क्या चेक करोगे, कौन सा सिस्टम ऑफ फोर्स है, कोप्लेनर है कि कॉनकरेंट, कोप्लेनर कॉनकरेंट है या कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट है। तो ये क्या है, कॉनकरेंट है। तो कॉनकरेंट में कितनी कंडीशन लगती है, दो। दो कंडीशन क्या कर लगती है, सबमिशन एफ एक्स इजिकल टू जीरो, सबमिशन एफ वाई इजिकल टू जीरो। एफ एक्स एक्स पर तो कुछ है ही नहीं तो उसको तो छोड़ दो, वाई वाली लगा दो, सबमिशन एफ वाई इजिकल टू जीरो लगा दूं। मुझे पहले आप बता सकते हैं T3 की वैल्यू कितनी आएगी इससे, अगर मैं कंडीशन लगा दूं तो? बोलो। T3 इक्वल्स टू 40 होएगा। T3 40 इजिकल टू न्यूटन। 40 आ जाएगा, सही है, लग रहा है यानी समझ में आ रहा है। T3 प्लस का आएगा और 40 माइनस का आएगा, इजिकल टू जीरो कर देना। तो T3 इजिकल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 40 न्यूटन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये बताओ। क्लियर है बात? हाँ अभी अब फ्री बॉडी डायग्राम, क्योंकि हमें तो T1 T2 भी निकालना है, तो T1 T2 निकालना है तो हम बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम फॉर
पॉइंट ए, जो ए वाला पॉइंट है उसके लिए बनाते हैं अपन, ठीक है, पॉइंट ए के लिए बनाते हैं। तो पॉइंट ए के लिए बनाओ, ए पर बताओ फोर्सेस। T3 कैसे एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है क्या? कैसे लेते हैं अपन टेंशन, कैसे लेते हैं, कौन दूर सा की सर? तरफ। T3? T3 दूर वाला लेंगे ना, हाँ ठीक है, ये हाँ T3 हो गया, समझ में आ रहा है। T2 एक्ट कर रहा है, ये T2 एक्ट करा दूं इस तरह से, देखते जाओ, ये T2 आ गया, कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है T2? क्लियर है। फिर T1 टेंशन हाँ कैसे लेते हैं, दूर की तरफ लेते हैं, ये T1 हो जाएगा, ये T1 हो गया। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। क्लियर है। हाँ सर। अब देखो ये जो एंगल है बना रहा है यहाँ पर, दिस एंगल इज हाउ मच, 60 डिग्री। सो इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री देन दिस एंगल विल आल्सो 60 डिग्री। सही है बात? क्लियर है? हाँ सर। आया समझ में? अब देखो आपके पास तीन फोर्सेस हैं, T2 T3, T1 T2 T3 है, ठीक है। और ये बॉडी जो है वो रेस्ट, जो है ये सिस्टम जो है वो रेस्ट में। कैसा सिस्टम ऑफ फोर्स है, कोप्लेनर कॉनकरेंट है कि नॉन कॉनकरेंट है? कॉनकरेंट है। अपना स्टेप क्या बोलता है कि जो पहले तो यहां तक चेक हो गया, फिर देख लो जो फोर्सेस जो है प्रिंसिपल एक्सिस में नहीं है उनको अपन रिजॉल्व कर लेंगे। किसको रिजॉल्व करोगे, T1 T2 को क्या T3 को? किसको रिजॉल्व T1 करें? T2 T1, T1। T1 ओनली, T1, बाकी तो सब प्रिंसिपल एक्सिस में। तो T1 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। तो मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, क्या लिख दूं इसको, T1 cos थीटा की sin थीटा? बोलो। cos theta। cos थीटा, है ना? कॉन्फिडेंटली बोलो, ये तो आता है आपको, ठीक है। और ये बन जाएगा, दूसरा जो कंपोनेंट है वो बन जाएगा T1 sin 60। हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया? सारे के सारे हाँ फोर्सेस प्रिंसिपल एक्सिस में आ गए। अब क्या करोगे, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाओगे। कितनी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में, दो है, एक सबमिशन एफ एक्स इजिकल टू जीरो लगा दो, दूसरी सबमिशन ऑफ एफ वाई इजिकल टू जीरो लगा दो। क्या आप सॉल्व करके T1 T2 निकाल सकते हो? हम्म, हाँ करोगे, अटेम्प्ट करोगे? हाँ। चलो करो तो फिर करो, बताओ। तो T1 cos 60 minus T2। हाँ चलो, इक्वेशन बता रहे हैं आप, T1 cos 60 माइनस T2 इजिकल टू जीरो। इससे तो अभी मुझे हाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ना तो मुझे T1 पता है ना T2 पता है। फिर नेक्स्ट क्या बन जाएगा, T1 sin sin 6 60 minus T3। माइनस T3 इजिकल टू जीरो। इसको सॉल्व कर लूं, क्योंकि T3 तो मुझे पता है। तो T1 इजिकल टू कितना आ जाएगा, T3, है ना। T1 इजिकल टू कितना हो जाएगा, T1 इजिकल टू हो जाएगा T3, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, sin 60 हो जाएगा, है ना। और T3 आपने फाइंड आउट कर रखा है 40, तो ये 40 आ जाएगा, और sin 60 कितना आता है, √3/2 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 80 डिवाइड बाय √3 न्यूटन। ये आपके पास आ गया T1। फिर T1 को आप फर्स्ट इक्वेशन में रख देना, तो T2 इजिकल टू कितना हो जाएगा, T2 इजिकल टू हो जाएगा T1 cos 60 हो जाएगा। अब T1 कितना है आपके पास, T1 देख लो आप, 80 डिवाइड बाय √3 है, ठीक है। और cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है, इसको हटा दो 40 आ जाएगा। तो 40 डिवाइड बाय √3 न्यूटन आ जाएगा। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आई समझ में बात? हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि अ ट्रेन इज मूविंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक, अ पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ makes an angle 4 degree with the vertical, obtain the acceleration of the train। ये मोशन वाला आ गया, चलो कोई नहीं, इसको भी हम सॉल्व करा देंगे आपको। देखो स्टेप्स में बाद में बता दूंगा, स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम ही है ना। देखो आप, सबसे पहले तो इसका एक डायग्राम बनाते हैं अपन। तो डायग्राम बनाते हैं, देखो आप, कुछ ये सिचुएशन हो रही होगी वहां पर कि एक पेंडुलम है ना। और पहले तो एक मीन बना देते हैं इसका। अब ये ट्रेन है, ठीक है, इस तरह से। ये कह रहा है ट्रेन इज मूविंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक, ठीक है। अ पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ मेक्स एन एंगल 4 डिग्री विद द वर्टिकल। तो एक पेंडुलम है, वो कितना एंगल बना रहा है, 4 डिग्री। तो 4 डिग्री, पहले पेंडुलम कुछ इस तरह से, जैसे ही स्टार्ट होगी वो, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा सिचुएशन। और ये पेंडुलम हो गया हमारा, ये पेंडुलम बनाया, ठीक है। और ये पेंडुलम कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पर 4 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये 4 डिग्री कर दिया, ठीक है। विद द वर्टिकल ऑब्टेन द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। आपको बताना है कि जो एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन क्या होगा, है ना। टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, जी इज इक्वल टू 10 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर लेना है। चलो वो सब देख लेंगे हम। आपको क्या करना है इसमें, आपको देखना है कि फोर्सेस कहाँ एनालाइज करोगे आप,
ठीक है। तो फोर्सेस हमें एनालाइज करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉल या बॉब कह सकते हो इसका, ठीक है। तो मुझे बता, अगर इस बॉब का मास m हो, अगर इस बॉब का मास m हो, तो सबसे पहला फोर्स जो आप इस पे लगाओगे वो कौन सा लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्वियसली, जो इसका वेट है। और वो एक्ट कैसे करेगा? वर्टिकली, ये डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा, तो उसको लगा दो आप। ये कर दिया आपने, है ना, और इसको W इजिकल टू mg कर दिया। अभी बताओ और कौन सा फोर्स दिख रहा है आपको, और कौन सा फोर्स एक्ट करेगा यहाँ पे? सर इसमें टेंशन एक्ट नहीं होगा क्या? आप बताओ ना, वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। सर होगा। और टेंशन होगा ना, कहाँ होगा? इस स्ट्रिंग में, है ना। स्ट्रिंग में। तो ये टेंशन को T से बता देंगे। नाउ दिस एंगल इज 4 डिग्री, सो दिस एंगल विल हाउ मच? दिस एंगल विल आल्सो 4 डिग्री 4 डिग्री। होगा, ठीक है। क्या मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकता हूँ? मेरा स्टेप हाँ। मेरा स्टेप क्या होता है? स्टेप यही होता है कि भाई पहले सारे फोर्सेस शो कर दो आप, जो गिवन क्वेश्चन है आपका, उसके बाद उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, ठीक है। तो आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ये वाले पॉइंट के लिए बनेगा जिसपे सारे फोर्सेस आगे एक्ट कर रहे हैं। तो W इजिकल टू mg तो नीचे एक्ट कर रहा है, तो W इजिकल टू mg आप एक्ट करा दो, W इजिकल टू mg हो गया, ठीक है। फिर आपकी जो स्ट्रिंग है वो बना दो आप, आपने ये स्ट्रिंग बना दी। आप देखना मैं कैसे डायनेमिक्स भी सॉल्व कर दूंगा इसी से ही। आप इन्हीं स्टेप से आप टेंशन कैसे लोगे? आप दूर की तरफ लोगे, ये दूर की तरफ ले लिया आपने टेंशन, ठीक है। ये एंगल कितना है आपका? 4 डिग्री है, तो ये एंगल आपने 4 डिग्री ले लिया। हमारा रूल क्या कहता है? हमारा रूल कहता है कि भाई जो फोर्सेस प्रिंसिपल एक्सिस में नहीं है उनको रिजॉल्व करो। किसको रिजॉल्व करोगे? टी को रिजॉल्व करोगे, करोगे ना। किसको रिजॉल्व करोगे? टेंशन को। करने रिजॉल्व, फटा आगे आगे बोलते जाओ, फटाफट बताते जाओ मुझे। रिजॉल्व कर देंगे, ये रिजॉल्व करा हाँ। आपने। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ जाएगा बोलो? साइन थीटा के कॉस थीटा, साइन थीटा आ जाएगा। ये टी साइन 4 डिग्री आ जाएगा, साइन थीटा। ठीक है। और वर्टिकल वाला कोस आ जाएगा, तो टी कॉस 4 डिग्री आ जाएगा। आ गया समझ में? यहाँ तक बात हो गई। हाँ अब यहाँ तक बात हो गई, अब यहाँ तक बात होने के बाद देखो, सर, अभी मैंने ये आपको, कौन सा है देखना है, स्टैटिक है क्या, कॉनकरेंट है क्या, नॉन हाँ कॉनकरेंट है? हाँ चेक कर लो ना कैसा है, कॉन्करेंट है कि नॉन कॉन्करेंट? कॉन्करेंट है, कॉनकरेंट। ये आ गया आपको। अभी तो दो इंपॉर्टेंट, कंडीशंस है। हाँ ना ना, अभी अब दो ही कंडीशन लगेगी, तीसरी कुछ नहीं, हाँ नहीं लगेगी, वो भी चेक कर लिया आपने, है ना। अभी देखो पीछे वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। पीछे वाले जो भी क्वेश्चन आपने करे, इवन बड़ा एलिमेंट्री जो पहला वाला देखो, फोर्सेस इसमें बैलेंस थे या अनबैलेंस थे? कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो अभी तक जितने करे हैं आपने, बैलेंस फोर्सेस थे कि अनबैलेंस फोर्सेस थे? सारे देख लो यहाँ में, सारे देख लो, ये देख लो, ये देख लो, बैलेंस थे कि अनबैलेंस थे बताओ? फोर्सेस आपने सॉल्व करे ना, बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है बोलो? बैलेंस्ड है ना सब। एक्स पर भी सब हाँ। बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को, वाई पे भी बैलेंस कर रही है, देखो बैलेंस कर रहे हैं। कहीं भी आपको अनबैलेंस्ड मिला के? अनबैलेंस था ही नहीं। मैंने आपको अभी एक जगह एक टॉपिक पढ़ाया था, बैलेंस फोर्सेस एंड अनबैलेंस फोर्सेस, शायद आपको याद हो। बैलेंस फोर्सेस एंड अनबैलेंस फोर्सेस होगा यहाँ पर। अगर आपको ध्यान है तो मुझे बताओ, अगर बैलेंस फोर्सेस किसी बॉडी पे एक्ट करते हैं तो क्या होता है? ये रहा, रेस्ट बॉडी पे होता है बॉडी। बॉडी रेस्ट में होती है कि मोशन में होती है बोलो? रेस्ट बॉडी रेस्ट। रेस्ट में होती है। और अनबैलेंस फोर्स होते हैं तो बॉडी किस में आ जाती है? मोशन। मोशन में आ जाती है। मोशन में मतलब एक्सेलरेट होती है, एक्सेलरेट मतलब न्यूटन का सेकंड लॉ। और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आया ध्यान? क्लियर है बात? हाँ। बोलो, आया समझ में? नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। आया समझ में? तो आप देखो यहाँ पर, आप देखना यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है देखिए अपन। अगर आप फोर्सेस बैलेंस करते हो तो मुझे बताओ, अगर मैं, आपने ये तो कह दिया कि भाई कोप्लेनर कॉन्करेंट है तो दो ही कंडीशन लगेगी, दो ही कंडीशन मतलब एक एक्स के लिए लगेगी, एक वाई के लिए लगेगी। अगर मैं वाई के लिए इक्वेशन, अगर मैं वाई के लिए यहाँ पर अप्लाई करूं, अगर मैं y के लिए अप्लाई करूं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो ये बताओ कि जो y एक्सिस है, y एक्सिस पर ये बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में? यानी ऐसा तो नहीं है ट्रेन के चलने से बॉल ऐसे अप डाउन होने लगी, हो रहा है कि ऐसा कुछ? तो वाई एक्सिस पे ये मोशन में वाई नहीं। एक्सिस की बात कर रहा हूँ मैं बस, ओनली वर्टिकल। क्या ट्रेन के चलने से ये पेंडुलम क्या ऊपर, जब ऊपर नीचे होने लगा क्या? नहीं। नहीं हुआ ना। तो वाई एक्सिस पे जो कंडीशन होगी वो स्टैटिक की लगाओगे या स्टैटिक की लगेगी कि नहीं लगेगी, ये बताओ। वाई लगेगी। एक्सिस स्टैटिक की लगेगी ना भाई, वाई एक्सिस पर तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। वाई एक्सिस पे हाँ। क्या है? ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में जब बॉडी होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, तो जो नेट फोर्स है वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बोलो? होना चाहिए ना, यही पढ़ा है ना आपने। हम्म। तो वाई एक्सिस पे तो लगा दो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और स्टैटिक में जो प्लस में जा रहा है वो प्लस का, तो टी कॉस 4 डिग्री प्लस का,
और जो माइनस में जा रहा है वो माइनस का, तो माइनस एम जी इजिकल टू 0 कर दो। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, टी कॉस 4 डिग्री इजिकल टू एम जी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बोलो। इक्वेशन 1 आई समझ में? इक्वेशन हाँ 1 समझ में आई? अब बट अगर मैं एक्स एक्सिस, ये तो मैंने वाई एक्सिस के लिए करा, मैं लिख देता हूँ ऑन और वाई। एक्स एक्सिस पे बस एक ही है। वही तो, अभी देखो मजा आएगा, मैं बताता हूँ ना आपको। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इसके बाद होती है इंटरेस्ट की। आप इंटरेस्ट से करोगे तो स्टडी करना बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें भी बहुत इंटरेस्ट आता है चीजों में। एक्स एक्सिस देखो, अब एक्स एक्सिस पे क्या होगा, एक्स एक्सिस पर कोई बैलेंस फोर्स है क्या, अनबैलेंस फोर्स है? इस टी साइन 4 डिग्री को क्या कोई बैलेंस कर रहा है? कर रहा है क्या? इस टी नहीं। कोई भी नहीं कर रहा, उस साइड कुछ है ही नहीं। तो जब भी जब भी अनबैलेंस फोर्स होता है तो बॉडी क्या होती है, एक्सेलरेट करती है। एक्सेलरेट करती है तो मतलब न्यूटन का सेकंड लॉ आता है, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसी कोई कंडीशन मिले कि बॉडी मोशन कर रही है, क्या कर रही है, मोशन, तो आपको क्या लगाना है, न्यूटन सेकंड लॉ। क्या लगाना है, न्यूटन सेकंड लॉ। आपको ये इंपॉर्टेंट अपनी बात यहाँ पर हो गई, बढ़िया है, मेरा टाइम सेव हो गया, अलग से नहीं पढ़ाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ले लिया अपन ने यहाँ पर, तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको देख लेना। तब भी बॉडी मोशन होगी तो आपको क्या लगाना पड़ेगा बेटा, न्यूटन सेकंड लॉ लगाना पड़ेगा। और न्यूटन सेकंड लॉ के लिए न्यूटन सेकंड लॉ के लिए आप क्या करना, बाय न्यूटन सेकंड लॉ, बाय न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है अपन को, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि भाई नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। आई बात समझ में नहीं आई? बोलो। आ गया? इंपॉर्टेंट है, नोट्स आज मैं शेयर कर दूंगा। क्या करोगे, बॉडी मोशन कर रही होगी तो, बॉडी मोशन कर रही होगी तो क्या करना है आपको, कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन करना है। एक चीज और आ जाती है इसमें, वो मैं अभी एक क्वेश्चन लेता हूँ इसके बाद, उसमें आपको मैं साइन कन्वेंशन बता दूंगा। जब बॉडी मोशन में होती है तो ये वाला साइन कन्वेंशन फॉलो नहीं करते अपन फोर्स के लिए, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्लस में जा रहे हो तो प्लस का और माइनस में जा रहे हो तो माइनस का, दूसरा साइन कन्वेंशन होता है। तो यहाँ पर तो एक सिंगल फोर्स है, तो यहाँ कोई इतना ज्यादा मैटर नहीं कर रहा है वो, ठीक है। तो आप देखो, मुझे बताओ फोर्स कितने, आप ये तो बात समझ में आ गई ना, बॉडी मोशन में होगी तो आप न्यूटन सेकंड लॉ लगाओगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पर कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, वो क्या है, टी साइन 4 डिग्री। अब टी साइन 4 डिग्री को मैं इक्वल टू क्या कर दूं, बोलो। टी जीरो। साइन, अरे मोशन करना है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन करेंगे, हाँ हाँ हाँ। है ना। तो मास इंटू एक्सेलरेशन करेंगे, सेकंड इक्वेशन आ गई, आ गई। अब क्या करो, इनको डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दूं। ऐसा करता हूं कि जो सेकंड इक्वेशन है उसमें से फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं। तो सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, देखो सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास, टी साइन 4 डिग्री, ठीक है। और फर्स्ट क्या थी मेरे पास यहाँ पर, टी कॉस 4 डिग्री, ठीक है। और इस साइड देखो, ये क्या था हमारे पास, एम ए था, और इधर क्या आ रहा है आपके पास, एम जी है। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो टेन 4 डिग्री आ जाएगा। और टेन 4 डिग्री इजिकल टू क्या आ गया, ए बाई जी आ गया। आपसे एक्सेलरेशन पूछा था, ए एक्सेलरेशन इजिकल टू कितना आ जाएगा, जी टेन ये 4 टेन डिग्री आ फोर जाएगा। डिग्री आ गया, आंसर नहीं आया? हाँ ठीक है, मैंने आपको स्टेप्स बताइए, स्टेप्स, आप स्टेप्स फॉलो करो, आपके आंसर आते जाएंगे, ठीक है। बोलो सर आप। आप इस पे, कि when a body when a body accelerate, ठीक है, when a body accelerate then we apply Newton's second law, ठीक है। देन वी अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ। उसमें क्या कंडीशंस होगी, उसमें आपको ये करना है कि भाई नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या करोगे, मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। फिर ऐसे यहाँ पर करना कि भाई नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। आया बात समझ में? ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टेक फोर्सेस पॉजिटिव, ठीक है, टेक फोर्सेस पॉजिटिव, those those are in those are in direction of those are in direction of motion। तो आप जब नेट, अभी पीछे तो क्या कर रहे थे, जो प्लस का तो प्लस ले रहे थे, जो माइनस था माइनस ले रहे थे। पर अगर ये मोशन, अगर बॉडी एक्सेलरेट हो रही है तो आपको वो फोर्सेस प्लस के लेने हैं जो कि मोशन की तरफ है, और वो फोर्सेस जो मोशन के अपोजिट है उन सबको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। फिर उसी से आपको नेट फोर्स निकालना है।
आया समझ में? ठीक है, अब हम आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं, उससे और अच्छा आपको एक्सप्लेन हो जाएगा और समझ में भी आ सर जाएगा। आप लास्ट स्लाइड में एक बार जाओगे? 1 सेकेंड। देखो मैं एक पहले ये टॉपिक देखो, एक जो टॉपिक में ले रहा हूँ इससे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये टॉपिक है अपेरेंट वेट ऑफ अ मैन इन एन एलिवेटर और लिफ्ट। ठीक है, अपेरेंट, सर आप लास्ट स्लाइड पे एक बार जाओगे? हाँ हाँ 1 सेकेंड में जा रहा हूँ ना। अपेरेंट वेट ऑफ अ मैन इन एलिवेटर और लिफ्ट। ठीक है, वो जो हमने कॉन्सेप्ट बताया ना उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं बिल्कुल वो स्लाइड पे पीछे जाऊंगा वापस, चलो पहले आप कह रहे हैं तो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वाला है, क्योंकि नेट फोर्स तो आपको यहाँ भी निकालना पड़ेगा ना। तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे? तो नेट फोर्स के लिए आपको क्या करना है कि बॉडी जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव हो रही है उस डायरेक्शन में जो जो फोर्सेस है उनको तो आप नेगेटिव लोगे, और उसके अपोजिट वाले जो है उनको तो पहले जिस डायरेक्शन ऑफ मोशन में तो पॉजिटिव लेना है, और डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट जो है उन फोर्सेस को आपको नेगेटिव लेना है। ठीक है, आए समझ में? है ना? तो मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ, आप देखो क्वेश्चन से समझ जाओगे। जैसे यहाँ पर बात हो रही है अपेरेंट वेट ऑफ अ मैन इन एलिवेटर, तो हम कह रहे हैं कि लेट m इज इक्वल टू मास ऑफ अ मैन, मास ऑफ अ मैन। ठीक है, एंड w इज इक्वल टू mg, वेट ऑफ सर अ मैन। मतलब अपेरेंट वेट ऑफ अ मैन इन एलिवेटर स्लैश लिफ्ट मतलब कुछ चेंजेस है? हाँ, अपेरेंट मतलब हिंदी में क्या होता है? अपेरेंट मतलब नॉट रियल, नॉट रियल। एक्चुअली तो किसी का जो वेट है वो थोड़ी ना कम ज्यादा हो जाएगा, बट it feels when the elevator, when the lift go in upward direction and when the lift comes in a downward direction, it feels like the weight is increasing or decreasing। वो अभी हम देख लेते हैं कि भाई कैसे क्या होता है ना? तो बहुत इजी है, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं, डायरेक्ट मैंने टॉपिक नहीं लिया है, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उसके बाद ही टॉपिक ले रहा हूँ, है ना? तो आप देखना इसको, देखो यहाँ देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप खुद आंसर करना। देखो इसमें फर्स्ट केस लेते हैं हम, when lift is in रेस्ट। लिफ्ट क्या है बेटा? रेस्ट में है। तो लिफ्ट रेस्ट में है तो पर्सन जो है इस तरह से देखना आप, एक वेइंग मशीन हमने रखी हुई है। ठीक है, लिफ्ट के अंदर क्या रखी है? एक वेइंग मशीन रखी है, और उस वेइंग मशीन पर वो जो भी है पर्सन वो खड़ा हुआ है, और इस तरह से लिफ्ट है, इस तरह से लिफ्ट की रोप होती है, लिफ्ट की रोप है इस तरह से। अब वो पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, किस पे खड़ा हुआ है? वेइंग मशीन पे। ठीक है, जो पर्सन है वो कहाँ खड़ा हुआ है? वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ है, इस तरह से वेइंग मशीन पे खड़ा है। समझ में आ गई आपको बात? अब वो वेइंग मशीन पे जब खड़ा होगा ना, तो वो फोर्स लगाएगा कुछ ना कुछ वेइंग मशीन पे, यानी कि उसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड, एक्ट करेगा ना उसका वेट डाउनवर्ड। और नॉर्मल रिएक्शन कैसी आ जाएगी उसकी? अपवर्ड आ जाएगी। और नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगी? आर हो जाएगा। तो ये जो आर होता है, जो नॉर्मल रिएक्शन होती है, इसको जो है वो मेजर करता है वेइंग मशीन। और आर जो है यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन मिली है यहाँ सरफेस से। तो आर जो होता है यहाँ पर, आर क्या होता है? आर इज द मेजर्ड मेजर्ड वेट, मेजर्ड वेट ऑफ अ मैन। ठीक है, या हम कह सकते हैं आर क्या है? रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। आ रही बात समझ में यहाँ तक? तो ये आर अपन को रीड करना है। मुझे बताओ आप, ये डायग्राम, अभी लिफ्ट क्या है? रेस्ट में है। लिफ्ट किस में है? रेस्ट में। मुझे बताओ आपके, तो सर आर मेजर्ड वेट ऑफ अ मैन हाँ मतलब जो अपवर्ड एक्टिंग फोर्स हो। हाँ, आर जो है वो रीडिंग है वेइंग मशीन की। ठीक है, अभी ओके। ये अभी ये लिफ्ट रेस्ट में है, फोर्सेस मैंने शो कर रखे हैं। ओके। मुझे बताओ कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है या मोशन में है बॉडी? स्टैटिक मैन भी इक्विलिब्रियम है, चलेगी, रेस्ट में लेफ्ट है। भी रेस्ट में। आप मुझे बता, देखो वे मेन जो है, मेन का मास मुझे पता है, मुझे आर पता लगाना है। आप अपना हमने जो भी स्टडी करा है उससे मुझे बता सकते हो आर की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से आर की वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं इसको इक्वेशन को बैलेंस करूँ तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी?
व्हाट विल बी अ R वैल्यू minus ऑफ आर? W equals to 0, R equals to W. आर इक्वल टू डब्ल्यू आ जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि समीशन ऑफ एफ वाई इजिकल टू, मैं जीरो कर दूंगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, तो आर माइनस डब्ल्यू इजिकल टू जीरो कर देंगे और आर इजिकल टू एम जी आ जाएगा। और आर इजिकल टू एम जी तो क्या होगा, एक्चुअल वेट होगा, नहीं होगा बोलो? ये तो एक्चुअल वेट हो गया ना, एक्चुअल वेट ऑफ अ मैन, यही होगा। अगर 30 किलोग्राम का मैन है तो 300 न्यूटन इसका वेट हो जाएगा, तो ये तो एक्चुअल वेट हो गया, एक्चुअल वेट ऑफ मैन। इसमें कोई दिक्कत है क्या? इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्या? नहीं नहीं। नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, बी पॉइंट लेते हैं। बी पॉइंट यह है कि लिफ्ट, लिफ्ट इज एक्सलरेटिंग, लिफ्ट इज एक्सलरेटिंग अपवर्ड, लिफ्ट इज एक्सलरेटिंग अपवर्ड। अब ये जो लिफ्ट है ये ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रही है, ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रही है, तो अब ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। नहीं। मोशन में आ गया, तो मोशन में आ गया तो कौन सा लो लगाओगे आप? न्यूटन सेकंड लो लगाओगे। किसके लिए लगाओगे? वाई एक्सिस के लिए। तो वाई Y एक्सिस, axis. वाई एक्सिस के लिए न्यूटन सेकंड लो क्या कर दूं, समीशन ऑफ एफ वाई इजिकल टू एम ए वाई कर दूं। आई बात समझ में? एक्स एक्सिस पे हम्म। तो कुछ हो ही नहीं रहा। अब मुझे बताओ वाई एक्सिस पे नेट फोर्स कैसे निकालेंगे अपन? तो वाई एक्सिस पे नेट फोर्स अगर ये स्टैटिक में होता, जो कि आपने अभी थोड़ी देर पहले करा है, ऊपर जो जा रहा है वो प्लस का, नीचे जो रहा है माइनस का, और कर दिया सॉल्व। अब मोशन में क्या तो करेंगे? तो मोशन, हाँ बोलो। R minus W equals to mass into acceleration लिखेंगे। हाँ आया समझ में? क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसको प्लस का लेना है, तो आर वाला तो प्लस का आ जाएगा, है ना, और W जो है वो माइनस का जाएगा, और इसको मास इंटू एम इंटू ए कर देंगे। Y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या ए है, मुझे R निकालना है, तो R इजिकल टू क्या आ जाएगा, एम ए प्लस डब्ल्यू आ जाएगा नहीं आ जाएगा? और क्या कर सकता हूँ मैं, एम ए प्लस एम जी आ जाएगा नहीं आ जाएगा? मुझे ये बताओ कि अब जो वेट है वो इंक्रीज हो रहा है कि यानी वेट इंक्रीज हो गया कि डिक्रीज हो गया? Please. इंक्रीज हो गया ना, पहले mg था, mg में ma भी एक्ट हो गया, ऐड हो गया। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ कि व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ सम एक्सेलरेशन, जब लिफ्ट जो है वो अपवर्ड मूव करती है किसी एक्सेलरेशन के साथ, तो अ पर्सन फील्स दैट हिज वेट इज इंक्रीजिंग। पर्सन क्या फील करता है कि उसका वेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और ज्यादा एक्सेलरेशन से लिफ्ट चलेगी तो और ज्यादा उसको ऐसा लगेगा मेरा उसका वेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इसी को बोलते हैं Increase हो रहा अपरेंट है। वेट। ठीक है, इसी को बोलते ओके। हैं अपरेंट वेट। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? हाँ समझा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, और कॉन्सेप्ट ऐसे है कि अब ये इस लिफ्ट के साथ कुछ भी करे आप आंसर निकाल दोगे। देखो, देखना, अब मैं कहता हूं कि भाई लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स। ठीक है, अभी लिफ्ट क्या है, डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है, तो सॉल्व कर दोगे क्या? वही वाई एक्सिस करूंगा, समीशन ऑफ एफ वाई इजिकल टू एम ए वाई, क्या आ जाएगा आंसर? कर सकते हो सॉल्व? आर की वैल्यू क्या आएगी अब इस केस में? आर कितना आएगा, ये ऐसे ही इक्वेशन सॉल्व करूंगा तो। अब ये डाउनवर्ड आ रहा है, तो R अभी नीचे एक्ट कर रहा है ना। अरे वो छोड़ दो, किधर एक्ट कर रहा है, डायग्राम तो यही बनेगा जो यहाँ बना हुआ है। सिर्फ हाँ। एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, पहले एक्सेलरेशन अपवर्ड थी, अब एक्सेलरेशन कैसी है, डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड है। ठीक है, और आर तो ऊपर ही लगेगा बेटा, एम जी हाँ नीचे लग हाँ रहा है, तो सॉरी। आर तो उसमें हाँ। कुछ नहीं होने वाला है। इक्वेशन बदल जाएगी, अब किसको प्लस लोगे, डब्ल्यू को क्या आर को? कौन प्लस का होगा, डब्ल्यू क्या आर? W। डब्ल्यू होगा, जिस जिस डायरेक्शन में बॉडी मोशन कर रही है उसको प्लस लेना है, हाँ तो डब्ल्यू हाँ। तो प्लस का हो जाएगा, आर जो होगा वो माइनस का हो जाएगा, और इजिकल टू एम ए आ जाएगा। हमें आर निकालना है, तो आर इजिकल टू कितना आ जाएगा, आर इजिकल टू कितना हो जाएगा बोलो? डब्ल्यू माइनस एम ए हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। हम्म। और डब्ल्यू इजिकल टू क्या, एम जी है, तो एम जी माइनस एम ए हो जाएगा। तो लिफ्ट जब डाउनवर्ड आ रही है तो क्या हो वेट जाएगा, रिड्यूस करो। वेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक्चुअली तो नहीं होगा, बट इसीलिए तो उसको एपेरेंट बोला है। सो आपने देखा है झूले में अपन जाते हैं, झूला एकदम से नीचे आता है तो हमें ऐसा कुछ फील होता है नहीं होता? होता है। ऐसे लिफ्ट भी अगर हाँ एक सर नीचे हाँ। ज्यादा तेज उसको नीचे आएगी तो हमको वी फील्स लाइक वी आर एक्चुअली वी आर फ्रीइंग फ्रॉम द सरफेस। हम फील करते हैं कि हम फ्री हो रहे हैं सरफेस से, हमारा वेट क्या होता है, लूज, वी फील दैट वी आर लूजिंग अवर वेट। एंड व्हाट हैपेंस इफ द लिफ्ट फॉल्स, अगर लिफ्ट का ये रोप काट दिया जाए, यहाँ से लिफ्ट का ये रोप काट दिया जाए तो क्या होगा, क्या होगा व्हेन, अगर मैं कहूं कि व्हेन
लिफ्ट व्हेन लिफ्ट फॉल्स फ्रीली, अगर लिफ्ट जो है वो फ्रीली फॉल हो तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा बोलो? फ्रीली फॉल मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो किसके बराबर होता है बोलो? जी। जी के बराबर होता है, तो ए इज इक्वल टू जी हो जाएगा। तो डाउनवर्ड मोशन की इक्वेशन तो मेरे पास है, आर इज इक्वल टू क्या है, एम जी माइनस एम ए है। अब फ्रीली फॉल के केस में ए इज इक्वल टू जी हो जाएगा, ए इज इक्वल टू जी हो जाएगा तो आर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और आर था क्यों? आर इसलिए था क्योंकि आप इसके इससे टच हो रहे थे। अगर आपका आर जीरो हो जाएगा तो आप उड़ने लगोगे लिफ्ट में, आपका कांटेक्ट हट जाएगा। नहीं, गलत है बात के सही है? आर था क्यों? क्योंकि आप इससे टच रखे थे, आप इससे टच हो रहे थे, कांटेक्ट में थे, इसलिए तो आर था। अगर आर जीरो हो गया इसका मतलब आपका कांटेक्ट टूट जाएगा। अगर आपने लिफ्ट का वायर काट दिया और लिफ्ट फ्रीली फॉल हो रही है, देन द पर्सन, द कांटेक्ट ऑफ अ पर्सन विद द फ्लोर विल डज नॉट एग्जिस्ट, होगा ही नहीं, और आर जीरो हो जाएगा। और आर जीरो हो गया तो उसको बोलते हैं वेटलेसनेस। क्या बोलते हैं? वेटलेसनेस, वेटलेसनेस। यानी आपका वेट क्या हो गया? जीरो हो गया, आपका वेट जीरो हो गया। समझ में आया? कांटेक्ट ही नहीं है तो वेट कहाँ से आएगा? और यही कंडीशन क्या कहलाती है? वेटलेसनेस कहलाती है। और सर मुझे ये नहीं समझा वो कांटेक्ट कैसे छूट गया, मतलब। छूट जाएगा ना, तो मूवीज में नहीं देखा आपने? स्पेस शटल्स देखे हैं आपने? स्पेस क्राफ्ट्स देखे हैं? उसमें पर्सन वो हाँ। फ्लाई क्यों करते रहते हैं? हाँ। इसलिए तो करते रहते हैं, उनका कोई कांटेक्ट ही नहीं है कुछ भी, वो वेटलेसनेस हो गए। वो जो अच्छा, सिचुएशन है ओके। वेटलेसनेस की हो गई। इसलिए हम क्यों बंधे ओके। हुए हैं? हम क्यों वॉक कर पाते हैं अर्थ पे? क्योंकि हम पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अगर हाँ। ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं लगा तो अपनी कोई नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं होगी, जीरो हो जाएगी, हमारा कांटेक्ट ही छूट जाएगा सरफेस से। और वही कंडीशन वेटलेसनेस कहलाती है। आया समझ में? हाँ सर, हम्म। समझा। ठीक है, तो ये एक बात करी हमने। आया? कर सकते हो ना क्वेश्चंस? हाँ। तो ये कह रहे हैं एन एलिवेटर वेइंग 5000 किलोग्राम, तो मास आपको गिवन है, मास कितना है? 5000 किलोग्राम है, ठीक है। इज मूविंग अपवर्ड एंड टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल इज दिस 50,000 न्यूटन। तो टेंशन वही रिएक्शन ही है अपनी, ठीक है। तो ये दे रखा है 50, 1 2 3, 50,000 न्यूटन। तो अपवर्ड मोशन कर रहा है, तो अपवर्ड मोशन के लिए क्या हुआ था अपने पास? आर इज इक्वल टू एम जी प्लस ए था, यही था ना। तो यहाँ रिएक्शन की जगह टेंशन यूज कर रहा है, तो टेंशन यूज कर दो, टी इजिकल टू लिख दो आप, एम जी प्लस एम ए कर दो। एम जी प्लस एम ए कर दिया आपने। अब देखो टेंशन दी हुई है आपको, टेंशन कितना दिया हुआ है? 50,000, तो ये 50,000 कर दो, ठीक है, इजिकल टू एम। एम बाहर ले लो, एम क्या है? मास है, तो कितना है? 5,000 है। तो 5,000 कर दो, इसको जी कर दो, जी प्लस ए कर देते हैं। तो 5,000 है, ट्रिपल जीरो से ट्रिपल जीरो हटा दो, 5 से इसको हटा दो, तो ये 10 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 10 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन निकालना है अपन को, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? अपवर्ड जा रहा है ना ये, तो अपवर्ड में एम जी प्लस एम ए आएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा इक्वेशन? जी की वैल्यू कितना ले रहा है ये? जी देखना पड़ेगा एक बार। जी 9.8 लेना, नहीं तो ये जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये 10 ले लो, जी की वैल्यू 9.8 ले लो, प्लस ए कर दो। तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 10 माइनस 9.8 आ जाएगा। और आपके इधर से 0.2 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। आया नहीं आया बोलो? आ गया समझ में? हम्म। हाँ, 0.2 मीटर पर सेकेंड जीरो स्क्वायर। पॉइंट टू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब ये कह रहा हाउ फॉर डज इट राइज इन अ टाइम टी इक्वल टू 10 सेकंड। तो टाइम आपको दिया हुआ है 10 सेकंड दिया हुआ है। एक्सेलरेशन आपके पास 0.2 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर है। ये कह रहे हैं कि भाई रेस्ट से चला है, तो रेस्ट से चला है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई। तो एस इजिकल टू क्या करूं मैं? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दूं, है ना। एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा देता हूँ, एस आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, प्लस 1/2। एक्सेलरेशन कितना है? 0.2 है, और टाइम क्या कह रहे हैं? ये 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर देता हूँ, इसको हटा दो, ये 10 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 को कैंसिल कर दो, और 10 10 से 100 कर दो, डिवाइड बाय 10 कर दो, इसको हटा दो, 10 मीटर आ जाएगा आंसर। आया समझ में? नहीं आया बोलो? फटाफट होते हैं, आप हाँ पढ़ते सर, जाओ हो बस, गया। हो जाएगा ना। ठीक है, हाँ। और करें? एक क्वेश्चन और दूं, करोगे? हाँ सर। ठीक है, रुको 1 मिनट। हाँ, समझा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो है इसका, फर्स्ट पार्ट में अपवर्ड है, तो अपवर्ड के लिए आप लगाएंगे आर इजिकल टू एम जी प्लस ए लगा देंगे। पर क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तो आर इजिकल टू आपके पास एम जी आ जाएगा, ठीक है। एम जी मतलब इसका वेट आपको दे रखा है 50 × 10 कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 500 न्यूटन। ये फर्स्ट का हो गया। सेकंड वाला पार्ट आप सोल्व करेंगे तो डाउनवर्ड आ रहा है, तो डाउनवर्ड के लिए क्या करेंगे?
डाउनवर्ड वाले के केस में एम जी माइनस ए कर देना, ठीक है। तो एम जो है आपका, इसको एम ही रहने देते हैं अभी तो, ठीक है। और ये एम जी कर देते हैं, ठीक है, एम जी माइनस एम ए कर दो आप। मास देख लो आप कितना आ रहा है, ये 50 न्यूटन है, 50 न्यूटन है, तो मास कितना जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। मास कितना जाएगा, 5 आ जाएगा, तो ये 5 कर दो, 5 इंटू जी की वैल्यू 10 कर देता हूँ माइनस एम, ये 5 कर देना, इसको 1 कर देना, है ना। 50 है ना ये, 500 न्यूटन है, तो ये 50 हो जाएगा और ये भी 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 500 माइनस 50, तो 450 न्यूटन आ जाएगा। हो गया सॉल्व, ठीक है।